नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल की क्लास तक हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एक्सरसाइज 1.2 तक सब कंप्लीट हो चुका होगा। आपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी और आपके नोट्स कॉपी भी कंप्लीट होगी। ओके, अब तक आपने 4 क्लास मुझसे पढ़ चुके हैं आप, तो आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे पढ़ते हैं। हम सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हम पहले उसके कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, देन हम एग्जांपल्स के बाद कहाँ पे जाते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। ओके, हमारा पढ़ने का तरीका यही रहेगा हमेशा। हम सबसे पहले, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, देन हम कहाँ पे जाएंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो एक्सरसाइज पे जाते जाते हमें एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी क्योंकि हम उससे पहले कंसेप्ट और एग्जांपल्स कर चुके होंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 तक हमारा सब कंप्लीट है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स को आज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो देखें बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.3। आज हम जो इस टॉपिक, आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सबसेट को अंडरस्टैंड करना। बहुत सारे बच्चों को बिलोंग्स और सबसेट में कंफ्यूजन होता है ना, कि बिलोंग्स टू कब होता है, सबसेट कब होता है। तो इसमें कंफ्यूजन, देखो बिलोंग्स तो आपको पता है ना, बिलोंग्स टू तो मैंने आपको सिखाया है। अब आज की क्लास में हम सबसेट क्या होता है वो सीखेंगे। ओके, तो बहुत ही आराम से वीडियो को पॉज करते हुए, नोट करते हुए और बहुत ध्यान से सुनते हुए आप सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 सीखते जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसेट हमारा मेन टॉपिक है आज का, सबसेट। हम इसी को पढ़ेंगे ना, आज की क्लास में सिर्फ हमें सबसेट पढ़ना है। ओके, सबसे पहले तो इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल ऐसा कुछ होता है ना। या अगर आप कहें कि जैसे अगर हमारे पास ये यू है ना, तो अगर हम इस यू को ऐसे घुमा दें तो ये इसका सिंबल बन जाएगा। ओके, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो वैसे आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करोगे है ना। तो सिंबल ये होता है सबसेट का। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? सब मतलब पार्ट ऑफ, सब मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ, है ना। तो सब का मतलब तो हो गया पार्ट ऑफ, है ना। और सेट, पार्ट ऑफ सेट, सबका मतलब हो गया पार्ट ऑफ और सेट। तो क्या कैसे रीड करेंगे हम? देखो सबका तो पार्ट ऑफ आ गया और सेट का मतलब सेट ही है, तो पार्ट ऑफ सेट। तो फुल सबसेट का मीनिंग क्या आ जाएगा? किसी भी सेट का पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ सेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक एग्जांपल्स लेके मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 3 4 5। बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट दिए गए हैं, है ना। 3 4 5 6 7 एलिमेंट दिए गए। अब आपको चेक करना है कि क्या ए बी का पार्ट है। अगर ए बी का पार्ट है मतलब ए बी का सबसेट है ना। तो देखो यहाँ पे, सो हियर देखना, इधर देखना, ए सेट इज द पार्ट ऑफ सेट बी। देखो ए सेट बी का पार्ट कैसे बना? क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट कहाँ पर है? बी में भी है, तो वो ए सेट बी सेट का क्या बन गया? पार्ट बन गया। देखो ना, यहाँ पे 3 4 5 है तो यहाँ पे भी 3 4 5 है। इसका मतलब हुआ कि जो ए सेट है वो बी का पार्ट बन गया, पर बी ए का पार्ट नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ पे 6 7 है। क्या यहाँ 6 7 है? क्या नहीं है, इसलिए बी ए का पार्ट नहीं बन पाएगा। इस बात को हम बाद में करेंगे, पहले हम पार्ट की बात कर लेते हैं कि ए बी का पार्ट है। ये तो आप श्योर हो क्योंकि इसमें 3 4 5 है तो इसमें 3 4 5 है, इसलिए ए बी का पार्ट है। ओके, तो लिखा है ए सेट इज द पार्ट ऑफ सेट बी। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर बी का पार्ट है तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, वही ना। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। और सबसेट का सिंबल क्या होता है? सबसेट का सिंबल क्या होता है? तो हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने ये वर्ड बोल दिया कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आप देख भी सकते हो 3 4 5 प्रेजेंट है। ओके, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। रीड कैसे करेंगे बेटा? ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, इस सिंबल को हम सबसेट रीड करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इधर आ जाओ। सी एक सेट लिया मैंने आपके समझने के लिए, एक एग्जांपल लिया कि सी 5 6 है। क्या है? सी 5 6 है। अब आपको सी चेक करना है ए से। अभी मैं वो आपको सबसेट नहीं है वो नहीं सिखा रहा हूँ, सबसेट क्या है वो सिखा रहा हूँ, है ना। तो अभी आप उस पर फोकस करो।
तो क्या 5 6 बी में है क्या? यस, 5 6 बी में है। इसको तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो सी का पार्ट है वो सेम, जो सी का पार्ट है वो बी में मौजूद है, जो सी का जो पार्ट है वो बी में मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ कि सी इज सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट को कैसे लिखते हैं? इस सिंबल से लिखते हैं। तो सी इज सबसेट ऑफ बी, कैसे करेंगे? सी इज सबसेट ऑफ बी। अंडरस्टैंड? इधर आ जाओ। D4 7, D4 7, तो 4 यहाँ पे है और 7 यहाँ पर है। तो जो D का पार्ट है वो B में है क्या? यस, जो D का पार्ट है वो B में है, मतलब जो D के एलिमेंट है 4 7 वो B में है। इसका मतलब क्या हुआ कि D इज सबसेट ऑफ B। तो देखो D इज सबसेट ऑफ B। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अब उधर आ जाते हैं हम। अब अगर हमको इतना क्लियर हो गया कि अगर एक सेट का पार्ट दूसरे सेट में मौजूद है तो वो जो सेट है उस दूसरे सेट का क्या होगा? सबसेट होगा, और उसको हम सिंबल से कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है। अब इतना तो हमने समझ लिया अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ओके बेटा, तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पे। डेफिनेशन देखिए, ए सेट A is said to be a subset of set B। एक सेट A है वो किसी दूसरे सेट B का सबसेट कब होगा? अब देखना, ए सेट A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B। बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक सबसेट, आपके पास एक सेट A है और आपके पास एक सेट B है। उसका कहने का मतलब ये है कि सेट A में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट B में भी है, तब वो जो सेट A है वो सेट B का क्या है? सबसेट है। वही तो बोल रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। ओके, अब इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम सबसेट को मैथमेटिकली डेफिनेशन ये भी होती है। इसको कैसे समझेंगे हम इसको ऐसे समझेंगे कि बेटा A B का सबसेट है। A उसने बोल दिया कि A B का सबसेट है। ये कब होगा? A B का सबसेट कब होगा? तब होगा यदि if मतलब यदि एक एलिमेंट A है वो सेट A में भी है और वही एलिमेंट B में भी है, तब ना वो सबसेट होगा A का, तभी ना A B का सबसेट होगा। ओके, एक बार और बताता हूँ, इधर देखो। A B का सबसेट है ना? यहाँ क्या लिखा है? A, इसको रीड कैसे करेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट A में है वो एलिमेंट B में भी होगा, तभी ना वो सबसेट है। तो यही यहाँ इसलिए लिखा है कि ये सबसेट होगा इफ मान लो कि A कोई एलिमेंट होगा उस सेट में, तो अगर ये एलिमेंट इस सेट में है तो वो एलिमेंट B में भी होगा, तब वो उसका सबसेट होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए। अब मैंने एक एग्जांपल रोल लिया है और एक सेट है A3 4 5 और एक सेट है B3 4 5 6 7। ओके, अब पहले से हम बोल दिए कि A सबसेट है B का। हम पहले से बोल दिए कि A सबसेट है B का। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब A में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट B में भी हो। तो देखो A में 3 है तो 3 बिलोंग्स टू A, तो क्या 3 बिलोंग्स टू B भी है? यस। देखो अब A में 4 है तो 4 बिलोंग्स टू A, तो ये 4 बिलोंग्स टू B में भी होना चाहिए। ये इसको इंप्लाइज पढ़ते हैं बेटा, है ना? इसको इंप्लाइज पढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर A 5 बिलोंग्स टू A है ना, 5 बिलोंग्स टू A है तो 5 B में भी होना चाहिए, तब ना ये सबसेट होगा। तो ये कंडीशन होती है। ओके, अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट लिखा है कि इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B देन वी राइट A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके बेटा, जैसे अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं कि 5 बिलोंग्स टू A, अगर मान लो कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 5 डज नॉट बिलोंग टू A। अब मान लो कि एक सेट A है वो सबसेट है B का, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A सबसेट ऑफ B। अब मान लो कि ये सेट A B का सबसेट नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके, तो यहाँ ये लिखा है कि if A इज नॉट सबसेट ऑफ B देन वी राइट A इज नॉट सबसेट ऑफ B, है ना? इसको ऐसे रीड करेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके, तो आप इतना नोट करो, इसके आगे हम और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ओके, ओके बेटा, आगे डिस्कस करते हैं।
कुछ और पॉइंट देखते हैं ना सबसे से रिलेटेड। इधर देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है हमें, है ना, कि ए के साथ जितने एलिमेंट ऑफ बी में भी है तो उसका सबसेट होगा, है ना, ये पॉइंट हमें क्लियर है। इसका रिवर्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए देन बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, ये भी क्लियर है कि अगर ए के एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट है बी का, अगर बी के एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट है ए का। ओके, चलो आगे चलते। एक एग्जांपल लिया हमने कि a इज इक्वल टू 3 4 5 और b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। यहाँ से हमें इतना तो क्लियर है कि a सबसेट है b का, क्योंकि a में जो एलिमेंट है वो b में भी है, बट b सबसेट नहीं है a का, क्योंकि b में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट a में नहीं है। जब हम सबसेट देखते हैं तो इसका जैसे a का हमें b में सबसेट देखना है तो a के जो एलिमेंट है वो b में देखो। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या b a का सबसेट है तो b के जो एलिमेंट है वो a में देखो, तो b के 6 7 एलिमेंट a में नहीं है, तो b इज नॉट सबसेट ऑफ a। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेकर लेता हूँ, a 3 4 5 है और b भी 3 4 5 है। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है सर कि सर a b का भी सबसेट है और b a का भी सबसेट है, सो a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। बेटा इस सिंबल को हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, है ना, इसको रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ, और इसको बोलते हैं टू वे इम्प्लीकेशन। मतलब ये दोनों साइड से अप्लाई होता है ना, टू वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं और दोनों साइड से अप्लाई होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर a b का भी सबसेट है, a b का सबसेट है और b a का भी सबसेट है, इसका मतलब होगा कि वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है, तभी तो पॉसिबल हो सकता है ना। ये एक सेट है बेटा, ये x एक सेट है और एक y एक सेट है, ये x y का सबसेट है और y भी x का सबसेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में इक्वल एलिमेंट है ना, मतलब इसमें अगर 1 2 है तो इसमें भी 1 2 है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y एक दूसरे के क्या है, इक्वल है ना। तो अब आगे से ध्यान रखना, जैसे मैं आपसे कहूँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मेरे पास दो सेट है y और z, और मैंने आपको हिंट दी कि बेटा y z का सबसेट है और z भी y का सबसेट है, तो आगे क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब y इक्वल टू z होगा। या मैं आपसे कहूँ बेटा एक क्वेश्चन ऐसे रिवर्स, टू वे इम्प्लीकेशन है ना, तो एक रिवर्स भी हो सकता है कि बेटा मैं आपसे कहूँ कि आपके पास बेटा दो सेट है y और z, और मैं बस आगे इतना लिख देता हूँ कि वो y और वो z वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि सर वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है कि y z का भी सबसेट होगा और z y का भी सबसेट होगा, है ना। तो टू वे इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ये होता है कि बेटा अगर एक सेट मतलब a एक सेट है वो b का सबसेट है और b भी a का सबसेट है, इसका मतलब है कि वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है तो a b का सबसेट होगा और b a का सबसेट होगा, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड नोट से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना है आपको इन पॉइंट को कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटा एक सेट मान लो A12 है तो एक सेट अपने खुद के तो इक्वल हो गई ना, है ना, एक सेट अपने खुद के तो इक्वल हो गई, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो जैसे मान लो कि ये एक सेट है 1 2, तो ये अपने आप के तो इक्वल है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट अपने खुद का सबसेट है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट की बात करते हैं, ये सिंपल एम्प्टी सेट का होता है, ध्यान से सुनना। एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट, है ना, तो खाली सेट वो किसी का भी हिस्सा बन सकता है। एम्प्टी सेट खाली सेट होता है ना, एम्प्टी, है ना, तो जिसको हम वॉइड और नल सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है, तो एम्प्टी सेट किसी का भी हिस्सा बन सकता है, इसलिए एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक सेट अपने खुद के बराबर होता है या इक्वल होता है तो वो खुद का सबसेट होगा। और एम्प्टी सेट खाली होता है तो वो किसी का भी हिस्सा बन सकता है ना, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये ध्यान रखेंगे। चलो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। लेट a इज इक्वल टू 1 3 5, ओके, और b एक अलग सेट दिया है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ऑड नेचुरल नंबर लिखना लेस देन 6, तो 1 3 5। अब आप देखो a और b दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इसका मतलब है कि a b का भी सबसेट होगा और b a का भी सबसेट होगा। चलो आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 देखो, लेट a इज इक्वल टू a e i o u और b a b c d है, तो इसका क्या मतलब होगा कि a b का सबसेट, देखो कैसे, यहाँ पे a है तो यहाँ पर a, क्या यहाँ e है तो यहाँ e है क्या, नहीं है, तो यहीं से बोल दो कि a b का सबसेट नहीं हो सकता। चलो इसको चेक करो, a में यहाँ में है, क्या b है इधर, नहीं है, तो b भी a का सबसेट नहीं होगा। ओके, अच्छे से इनको समझो और अच्छे से इनको नोट डाउन करो। ओके,
एग्जांपल नंबर 9 देखो आपकी बुक में दिया हुआ है कि कंसीडर द सेट, 4 सेट दिए हुए हैं, एक एम्प्टी सेट है ना, तो एक सेट है A13 दिया है, B15 दिया है और एक C सेट दिया है, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन में आपको फिल में ये करना है कि क्या ये, जैसे ये एम्प्टी सेट इसका सबसेट है क्या A B का है क्या A C का सबसेट है क्या B C का सबसेट है क्या। आपको बस ये दो सिंबल यहाँ पुट करने हैं, आपको क्वेश्चन ये सेट देखना है और यहाँ पे पुट करना है। तो बचाओ नोट का सेकेंड पॉइंट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि ये एम्प्टी सेट में तो देखना ही नहीं है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। चलो अब ए चेक करो, क्या ए बी का सबसेट है क्या। चलो ऐसे देखिए 1 है, यस 1 है, क्या 3 है, नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। चलो अब ए क्या सी का सबसेट है क्या, 1 है, यस 1 है, 3 है, यस 3 है, सो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सी में है, इसका मतलब ए सी का सबसेट है। चलो क्या बी सी का सबसेट है क्या, तो बी के जितने भी एलिमेंट अगर वो सी में होंगे तो वो सबसेट होगा। 1 है, यस 5 है, यस 9 है, तो ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, एग्जांपल नंबर 10 है, वो मैंने नोट में बता दिया है 4 पॉइंट में। ओके, तो आज की क्लास को हम यही कंक्लूड करते हैं, है ना। आप ये ध्यान, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, और जो डेफिनेशन मैंने बताया और ये आज क्लास में जो पढ़ाया मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ो और रिवाइज करो अच्छे से, एग्जाम्पल्स देखो। ओके, और इससे आगे वाली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इतना अपना ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो। ओके, बाय।